तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नासा के कुछ साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर है और वो वहाँ पर मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अब अपने मिशन को छोड़कर जल्द से जल्द स्पेसशिप तक जाना होगा। और अब वो सब साइंटिस्ट स्पेसशिप की ओर बढ़ रहे होते हैं। तब मार्क वॉटनी, जो कि एक बॉटनिस्ट होता है, उनसे कोई चीज टकराती है और वो तूफान में खो जाता है। स्पेसशिप के सारे साइंटिस्ट उससे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क वॉटनी का कुछ पता नहीं चल पाता है और उन लोगों को लगता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब उस स्पेसशिप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो हम देखते हैं कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है और उसी के इक्विपमेंट में से एक रॉड उसके पेट में धंस गई होती है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है। वो किसी तरह उठकर वहाँ मौजूद अपने शेल्टर जो साइंटिस्ट ने बनाया होता है वहाँ तक पहुँचता है और अपने बॉडी से वो रॉड निकालता है। मार्क वॉटनी यहाँ से किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि कांटेक्ट करने के जितने भी इक्विपमेंट थे वो सारे तूफान की वजह से खराब हो चुके होते हैं और मार्क यहाँ अकेला फंस जाता है और उसके साथियों को ये लगता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे यहाँ से निकलने के लिए 4 सालों तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वो जानता था कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद आएगा। लेकिन मार्क 4 सालों तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 साल तक का खाना नहीं है और अब उसे किसी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है अब वो मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू होता है और वो यहाँ आलू उगाना चाहता है, लेकिन वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मार्स पर पानी नहीं होता। मार्क एक बॉटनिस्ट है, उसे पता होता है कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और वो अब यहाँ खेती करने की तैयारी करता है। मार्क एक जगह बहुत सारी मिट्टी जमा करता है और उसमें आलू बोता है। अब उसे पानी बनाना है। अच्छी खबर ये होती है कि मार्क जानता है कि पानी कैसे बनाना है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर मार्क के पास सारे इक्विपमेंट होते हैं। लेकिन जब वो पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाता है तो एक जोरदार धमाका होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन की अमाउंट को सही से कैलकुलेट नहीं करता है। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहाँ पानी बनना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर यह बताया जाता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है और वो उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। पर अगले दिन जब नासा के वर्कर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर देख रही होती है तो वो देखती है कि मार्स पर जो इक्विपमेंट थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल ये वो सोलर पैनल थे जो मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। वो अपनी सीनियर्स को बुलाती है और वो सब समझ जाते हैं कि मार्क मंगल ग्रह पर अभी भी जिंदा है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो भूख से मर जाएगा। और उनका कहना कहीं न कहीं सही भी होता है क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुँचने में उसे कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन वो जानते हैं कि मार्क के पास इतने लंबे समय के लिए खाना नहीं है। अब मंगल ग्रह पर मार्क को पूरे 70 दिन हो चुके हैं और वो हिसाब लगाते हैं मंगल ग्रह पर जो नासा का अगला मिशन आएगा वो 4 साल बाद उतरेगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर और तब तक वहाँ उसे पहुँचना होगा। इस सफर को करने में उसे 50 दिन लग जाएंगे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता क्योंकि उसके बाद उसे उसके सोलर पैनल को रिचार्ज करना होगा। वही पृथ्वी पर साइंटिस्ट मार्क के पास खाना और मदद पहुंचाने की तैयारी करते हैं और इसे इसकी पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ये मंगल ग्रह पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में 9 महीने लगेंगे, यानी पूरा 1 साल। वही मंगल ग्रह पर मार्क के आलू की फसल को पूरे 48 दिन हो गए हैं। उसने 400 पौधे उगाए जो कि उसकी उम्मीद से काफी अधिक उगे थे और अब वो आलू निकालता है और छोटे आलू को दोबारा बो देता है। मार्क यहाँ खाद के रूप में अपना मल इस्तेमाल करता है। मार्क जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो कितनी भी आलू उगा ले पर वो वहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा। वो वहाँ से एक दूसरी जगह जाता है जहाँ पर एक पाथफाइंडर होता है जो 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क अर्थ से टूट गया था। मार्क जब उस तरफ जाता है तो नीचे से नासा की टीम जो लगातार उसकी मूवमेंट पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रही होती है वो समझ जाता है कि मार्क उस पाथफाइंडर को लाने जा रहा होता है। पर यह पाथफाइंडर बहुत पुराना सिस्टम होता है और वो सिर्फ मंगल ग्रह से फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसीलिए मार्क पाथफाइंडर के कैमरे के सामने 3 बोर्ड्स लगाता है। उसमें से बीच वाले बोर्ड में लिखा होता है क्या आपको मेरा मैसेज रिसीव हो रहा है और बगल के दोनों बोर्ड में येस और नो लिखा होता है
और नासा नीचे से उस पाथ फाइंडर वाले कैमरे को यस की तरफ घुमाते हैं और मार्क समझ जाता है कि वो मुझे देख रहे हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। और इसके बाद मार्क उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है और अब ये आपस में मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। और नासा से उसे ये खबर दिया जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भिजवा रहे हैं। मार्क को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू को ये नहीं बताया है कि वो जिंदा है और जिस क्रू का ये मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है और पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। पर अब नासा मार्क के क्रू को बता देती है कि मार्क जिंदा है और इससे उसके क्रू मेंबर्स को खुशी होती है और दुख भी। उसे दुख इस बात का होता है कि वो मार्क को वहाँ अकेला छोड़ आए, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब मंगल ग्रह पर सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है, तभी वहाँ पर उस जगह जहाँ पर उसने आलू उगाए होते हैं, वहाँ पर एक दिन ब्लास्ट होता है और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है और अब वो दोबारा फसल नहीं उगा सकता था, क्योंकि जो वातावरण उसने वहाँ बनाया होता है वो सब खराब हो जाता है। और अब मार्क बचे हुए आलू का हिसाब लगाता है कि जितने आलू है उसे खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक पृथ्वी से उसके पास मदद पहुँचेगी, यानी कि पृथ्वी से जब तक मदद पहुँचेगी उससे पहले ही भूख से मार्क की मौत हो जाएगी। मार्क सारी बात नासा को बताता है और नासा उसे बोलती है कि तुम्हें अब कम से कम खाना खाना होगा ताकि जब तक तुम्हारे पास मदद पहुँचे तुम जिंदा रहो, और मार्क ऐसा ही करता है। वही नासा पृथ्वी पर लॉन्च की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होती है। नासा को मदद भेजने में देर हो रही होती है, इसलिए वो उस रॉकेट की टेस्टिंग नहीं कर पाती है और उसे लॉन्च कर देती है। लेकिन मार्क की किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। लॉन्च के थोड़ी देर बाद रॉकेट आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। इस बात से सब दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब मार्क नहीं बच पाएगा। और जब मार्क को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया है तो वो टूट जाता है और वो नासा को एक मैसेज भेजता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे माँ बाप तक ये संदेश जरूर पहुँचाना। मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है, मैं इसमें माहिर भी हूँ, और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरे मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना मैं मुश्किलों से डरा नहीं, मैंने उसका सामना किया। वहीं अब नासा पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है, पर चाइना नासा की मदद करने का फैसला करती है क्योंकि उसके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। और अब नासा चाइना की मदद से 28 दिनों में दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम रीच होता है और ये एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। रीच नासा की टीम को मार्क को बचाने का एक तरीका बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी की क्रू पृथ्वी पर वापस आ रही है, अगर वो पृथ्वी पर वापस न आकर पृथ्वी का चक्कर लगाए, जब वो पृथ्वी के ऑर्बिट के पास होगा, हम सारा जरूरी सामान यहाँ से स्पेसशिप पर पहुँचा देंगे और स्लीप शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को जिसमें 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं उसे दोबारा मंगल ग्रह की तरफ भेज देंगे। रीच कहता है कि जब स्पेसशिप मंगल ग्रह के पास पहुंचेगा तो उन्हें मंगल ग्रह पर उतरना नहीं है, क्योंकि अगर वो वहां पर उतरेंगे तो स्पेसशिप का फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वो उन्हें बताता है कि मंगल ग्रह पर नहीं उतरना, बल्कि मार्क MEV मतलब एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहले से मंगल ग्रह पर है, उससे मार्क को मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर आना होगा और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स उसे पकड़ लेंगे। पर ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मार्क के पास वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी के क्रू जो अब पृथ्वी पर लौटने वाले हैं, उनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। और नासा ये डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है, अपने 5 एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वही मंगल ग्रह पर मार्क अब उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आए थे और तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। दूसरी तरफ वही लड़का जिसने नासा को मार्क को वापस लाने का तरीका बताया होता है, वो किसी तरह मार्क तक पहुँचने का पूरा प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुँचा देता है और ये पांचों नासा की परमिशन के बिना ही मार्क को वापस लाने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनके स्पेसशिप की दिशा बदल रही है, तो वो समझ जाते हैं कि वो पांचों एस्ट्रोनॉट मार्क को वापस लाने जा रहे हैं और नासा उन तक उनका सारा जरूरत का सामान पहुंचा देते हैं। इस काम में चीन उसकी मदद करता है और वही मार्क अब उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें बैठकर वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट से निकलकर उस स्पेसशिप तक पहुंचेगा जिसमें मार्क के क्रू मेंबर्स उसे लाने आ रहे हैं। मार्क अब अपने 90 दिन के लंबे सफर के बाद वहां पहुंच जाता है जहां से वो मंगल ग्रह से निकल सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो उसे हल्का बनाने के लिए मार्क उसका सारा फालतू पार्ट्स निकाल देता है, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ
तो मार्क मंगल ग्रह के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर होती है और मार्क अब टेक ऑफ करता है और अब उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आसमान की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उसके क्रू मेंबर्स उसके साथ रेडियो से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रेशर की वजह से बेहोश हो गया होता है, इसलिए उससे बात नहीं हो पा रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद मार्क को होश आ जाता है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और अब यहाँ पर एक और मुसीबत आती है कि मार्क के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत तेज होती है, उसे पकड़ना आसान नहीं है। मार्क अपने क्रू से बोलता है कि अगर मैं अपने स्पेसशिप में छेद करूंगा तो ऑक्सीजन के प्रेशर से मेरी स्पीड कम हो जाएगी। उसके साथ ही उसको ऐसा करने के लिए मना करते हैं क्योंकि उसमें मार्क को खतरा होता है। वहीं उसके क्रू की स्पेसशिप की स्पीड भी बहुत तेज होती है, इसीलिए वहां बॉम्ब लगाकर उसे अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है, जिसके कारण उसके स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है और उन्हें मार्क अपनी ओर आता दिखाई पड़ता है। स्पेसशिप की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर पर बैठकर मार्क को पकड़ने के लिए जाती है, पर वो जिस बेल्ट से बंधी होती है वो खत्म हो जाती है और वो मार्क को नहीं पकड़ पाती। मार्क दूर चला जाता है। अब उसका स्पेसशिप में आना नामुमकिन है। मार्क अब वो ही करता है जो उसने पहले कहा होता है। वो अपने स्पेसशिप में छेद करता है और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से निकलकर ऑक्सीजन के प्रेशर से स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगता है और किसी तरह अपने कमांडर तक पहुंच जाता है। पर कमांडर जब उसका हाथ पकड़ती है तो मार्क की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन वो जिस बेल्ट से बंधी होती है मार्क उसे पकड़ लेता है और इस तरह से वे मार्क को स्पेसशिप में ले आते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो सब पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मार्क अब एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बन गया है, जो उन लोगों को सिखा रहा होता है कि दूसरी दुनिया या दूसरे ग्रह पर सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।